टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आपके जानकारी में होनी चाहिए। सबसे पहले जानेंगे एनसीएफ 2005 क्या है। तो एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है कि किस तरह से हमारे सारे देश में शिक्षा की एक व्यवस्था हो, उसके लिए एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। और इसके कौन से अध्यक्ष थे, कितने सदस्य थे, इन कमेटियों का क्या जो सिफारिश था, इन सारे बिंदुओं को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 ये क्या कहता है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। तो किसकी अध्यक्षता में तैयार किया? प्रोफेसर यशपाल। ये आपका पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो प्रोफेसर यशपाल। दूसरा प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या था? शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ? तो 1993 में। कि एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, ये सूत्र कब आया था? 1993 ईस्वी में इस संकल्पना का बात प्रस्तावित हुई। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की गए सुधार को सुझाया गया। क्या सुझाया गया? कि सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। मतलब एनसीएफ 2005 के द्वारा जो मूल्यांकन हो वो क्या हो? सामूहिक कार्य का मूल्यांकन हो, सतत व्यापक मूल्यांकन हो, साथ ही साथ खुली पुस्तिका की परीक्षा का मूल्यांकन हो, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बन सके। चलिए चौथा देखते हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? एनसीएफ 2005 है। कौन सा है? एनसीएफ 2005। पहला प्रश्न तो ये याद कि एनसीएफ 2005। एनसीएफ कब आया था? 2005 में आया था। चलिए प्रश्न संख्या 5। टोटल 50 प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो किस मंत्रालय की पहल पर? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। साथ ही साथ आप नई शिक्षा नीति 2020 में जानते हैं कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। चलिए छठा को देखिए। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? किसका दिया गया है? एक ज्ञात से अज्ञात की ओर और एक मूर्त से अमूर्त की ओर। कि मतलब बच्चों को क्या करना है कि पहले उसके पूर्व ज्ञान को टटोलना है, उसके अंदर ज्ञान की कितनी सीमाएं हैं, और उसी ज्ञान को आधार बनाकर बच्चों को अज्ञात की ओर ले जाना है। मतलब नए चीज को पढ़ाने से पहले जो बच्चे के पास ज्ञान है उस चीज से उसका जुड़ाव कर देना है। फिर कहा मूर्त से अमूर्त की ओर, कि बच्चे क्या होंगे? वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अंतिम अवस्था। जब बच्चे चिंतन करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे? बच्चे मूर्त रूप में किसी चीज को देख कर सीखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जान कर सीखेंगे। इसलिए बच्चों का किताब देखते हुए क्या रहता है? फोटो बनाया रहता है, तस्वीर, अच्छे अच्छे तस्वीर बनाए रहते हैं, गिनती की संख्या में भी क्या रहता है? हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाते हैं। तो कहा गया कि पहले मूर्त रूप में मतलब प्रत्यक्ष, और उसके बाद अप्रत्यक्ष अमूर्त की ओर लेके चलना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? 7 कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या है सिद्धांत? कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है कि आप ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़िए। बाहरी जीवन से क्या जोड़ना है? जैसे सामाजिक जीवन से जोड़िए, पारिवारिक जीवन से जोड़िए। क्लियर है? ताकि पारिवारिक पारिवारिक जीवन से जोड़िए, ताकि बच्चे क्या हो, जब पढ़ने के बाद समाज में आए तो समाज में आराम से समाजीकरण कर सके, समाज में सामंजस्य बिठा सके। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 8वां देखिए। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार के अधिगम। कि बच्चों को बिना किसी दबाव के एकदम आनंददायी वातावरण में रुचि के अनुसार बच्चों को प्रेरित करते हुए शिक्षा देने का काम करना है। अधिगम का मतलब शिक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 8 के बाद 9। चलिए 9 हमारा क्या कहता है? 9 कह रहा है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध था सभ्यता और प्रकृति, इसी को आधार बनाकर एनसीएफ 2005 को क्या किया गया? अमली जामा पहनाया गया। तो याद रखेंगे सभ्यता और प्रकृति किनकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। 10वां देखिए। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में
बताया गया, क्या बताया गया कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं और करते भी हैं। कहा गया कि वातावरण का जो भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम है वो बच्चों को सीखने में प्रभावित करते हैं कि अगर आनंददायी वातावरण है तो बच्चे खुशी से रुचि के अनुसार सीखेंगे। अगर वर्ग कक्ष सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, सीखने के दौरान गंभीर नहीं होंगे, उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं लगेगी। चलिए प्रश्न संख्या 11, चलिए 11 को देखते हैं। 11 कह रहा है आपका कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। नेशनल एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। तो करिकुलम किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। 12 को देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। तो कब बनाया गया, 2005। ये एनसीएफ के बारे में ही कह रहा, तो 2005 में बनाया गया। चलिए अब देखते हैं 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई। कहां आयोजित की गई, एनसीईआरटी नई दिल्ली में। कहां आयोजित की गई, एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई। 14 को देखिए, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया, किस पर बल दिया गया, शांति के लिए शिक्षा। किस पर बल दिया गया कि शांति के लिए शिक्षा, मतलब शिक्षा जब प्राप्त करे तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हो, आपके अंदर शिक्षा के साथ गंभीरता आए, साथ ही साथ जब आप शिक्षा पढ़े तो आपके अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हो, तो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात होगी। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। क्या कहा गया है कि एनसीएफ 2005 में जो व्यवस्था बनाई गई, इसके तहत कहा गया कि हम अपने सपनों का जो भारत है उसको हम धरातल पर उतारेंगे, अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा मजबूत बनाएंगे कि हमारा जो सपनों का भारत है, विकसित भारत का सपना है और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है, हम इसी रास्ते से बनेंगे। चलिए 16 को देखिए, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो यही एनसीएफ है, तो यशपाल शर्मा समिति में कुल 38 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 38 सदस्य थे, याद रखेंगे इस डाटा को। चलिए 16 के बाद देखते हैं 17। चलिए 17 हमारा क्या कहता है, 17 कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या, सीखना सीखना मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। मतलब आप सीखने के दौरान अपने मानसिक विकास को भी देखना है, शिल्प कला कि कैसे, बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट था कि शिल्प कला की आपके पास हुनर भी हो, साथ साथ व्यवसायिक ज्ञान भी हो कि आप किस तरह से अपने पैरों पे खड़ा रहेंगे, तो किस तरह से उसको ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये तीनों आपके सीखना के अंतर्गत आता है। 18 देखिए, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संदर्भ में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। किसके लिए, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, मतलब कक्षा 10th का एग्जाम जो हो क्या हो, ऐच्छिक हो। क्योंकि देखते हैं अक्सर कि कक्षा 10th का प्रेशर बोर्ड का रहता है, तो बच्चे सही से क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और फिर बच्चों का दिमाग परीक्षा के डर से संकुचित हो जाता है। तो कहा गया कि 10वां का जो परीक्षा हो क्या हो, एक ऐच्छिक हो और कोई दबाव नहीं हो। चलिए 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर। चलिए 19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर कह रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई। क्यों हुई कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, क्योंकि पाठ्यक्रम जब निर्माण करेंगे तभी हमें शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। आपको ऑनलाइन क्लास में बताया भी है, पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, इन तीनों के बीच बारे में लंबी कक्षाएं हुई है। और जो भी साथी अभी नई कक्षा करते हैं वो कक्षा करिए, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखिए, एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या था, त्रिभाषाई फॉर्मूला था। कौन सी भाषा फॉर्मूला था, त्रिभाषाई फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसके तहत हिंदी, अंग्रेजी और एक आपकी अपनी भाषा का चयन किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा कौन कौन सी है। तो प्रथम भाषा में किसको, हिंदी को, जो राष्ट्रीय भाषा, राज्य की भाषा रही। द्वितीय में कौन, अंग्रेजी, जिसकी चर्चा की अंतरराष्ट्रीय भाषा। और तृतीय जो होगी वो स्थानीय भाषा होगी, चाहे पंजाबी, संस्कृत, तमिल हो। क्लियर है, तो पहला क्या ले लिया आप, हिंदी ले लीजिए, दूसरा कौन ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए, और तीसरा कौन लीजिए, एक स्थानीय भाषा। तो यही है आपका त्रिभाषा सूत्र, जो किसने दिया था, एनसीएफ 2005 के तहत दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या से बचा जाए। तो सूचना मतलब क्या, ज्ञान, मतलब ज्ञान क्या हो, एक सूचना का माध्यम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हम तथ्यों का ज्ञान सीख लिए, तथ्यों को जान लिए तो हम ज्ञान प्राप्त कर ले, नहीं। ज्ञान तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक वो व्यवहार में नहीं दिखता है। तो ज्ञान का क्या होना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। सीखना भी कहा जाता है, जब वो व्यवहार में आ जाता है तभी सीखना सार्थक कहलाता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 को देखें, एनसीएफ 2005 के अनुसार
बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करते हैं। देखिए, जब बच्चे गलतियां करेंगे, जब बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो आप पता चलाएंगे कि आखिर क्या प्रोसेस है, बच्चे किस स्टेप पे गलती कर रहे हैं, तब आप उसको बेहतर सिखाएंगे। इसलिए गलतियां महत्वपूर्ण है, बच्चे की त्रुटियां महत्वपूर्ण है। 24 को देखिए, शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। शिक्षा बिना बोझ के मतलब क्या? पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, क्योंकि जब पाठ्यक्रम का बोझ कम रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, चेतना का प्रयोग करेंगे, क्रिएटिव माइंड बनेंगे, और जिससे बच्चे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आविष्कार से भी जुड़ेंगे। तो हमको तथ्यों का बोझ नहीं देना है। चलिए 24 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 25। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखिए। 25 कहता है, एनसीएफ 2005 का सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना है। अब जब बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित पढ़ाने के दौरान बच्चों को क्या करना है, उसके जीवन से जोड़ देना, उसके दैनिक जीवन से, उसकी पारिवारिक सामाजिक जीवन से, ताकि बच्चे क्या हो, आसानी से उस चीज को खुद के जुड़ाव से समझ सके। जैसे कहते हैं बउआ रे आज क्या रोटी खाया, तो 2 रोटी खाए, कल क्या खाया था, 2 2 मिला के कितना हो गया, तो 4 हो गया। इस तरह से जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं बच्चे सीखते भी हैं, रुचि के द्वारा भी सीखते हैं। तो यही था इनके गणित का कॉन्सेप्ट। 26 को देखिए, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो महत्वाकांक्षी का मतलब है कि गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। मतलब आपका गणित का उद्देश्य ये नहीं है कि आप परीक्षा को पास कर जाइए। आपका उद्देश्य है कि गणित के संकल्पनाओं को समझना, गणित के जो गणित का जो सिद्धांत है उसको समझना, और उस सिद्धांत को आप धरातल पर एक व्यक्तिगत रूप से हकीकत में कैसे यूज कर सकते हैं, गणित को दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं, इन सारे चीजों को आपको सीखना है। तो ये महत्वाकांक्षी के बारे में बतलाया गया है। चलिए 26 के बाद देखते हैं 27। चलिए 27 क्या कह रहा है? 27 है कि एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना। एक मतलब एक संकल्पना। एनसीएफ गणित की लंबी आकृति का मतलब है कि देखिए ना, गणित की जो होती है पढ़ाई, वो एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा रहता है। तो यही कह रहा है कि लंबी आकृति का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाना। एनसीएफ 2005 बल देती है, किस पे बल देती है? करके सीखने पर। लर्निंग लर्निंग इस पे लर्निंग विदाउट बर्डन तो हो ही गया, और है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग याद रखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, एक है लर्निंग विदाउट बर्डन और एक है लर्निंग बाय डूइंग। चलिए प्रश्न संख्या 28 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 29। चलिए 29 क्या कह रहा है? 29 कहता है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य की क्या करना? विकसित करना। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा के द्वारा क्या करेंगे कि सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बढ़ाना है, साथ ही साथ छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। आगे देखते हैं 30 नंबर। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? कि बालक के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, कि बालक के अंदर जो आपका अनुभव बैठ रहा है या पाठ्यक्रम जो जो सुधार किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं को 2005 में एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 31 को देखिए। 31 क्या कहता है? 31 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। तो एनसीएफ 2005 में सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत सभी बच्चों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को शामिल किया गया था। क्लियर है? ताकि लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं हो और हम की बेहतर शिक्षा दे सके। एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन-कौन से हैं? तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार से हैं। चलिए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत को देख लीजिए। चलिए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत में पहला क्या है? पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। हमने कहा है कि ज्ञान को कहीं न कहीं हम सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक सारे जीवन से जोड़ के देना है, ताकि बच्चे आगे भविष्य में समस्याओं का सामना न करना पड़े। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, क्या हो? रटने की प्रणाली नहीं हो। पाठचर्या का इस तरह का समर्थन होगा कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए। किस तरह से हो? पाठचर्या इस तरह से हो कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे एक दिशा में ही विकास कर सके, बहुमुखी विकास हो बच्चों का। चलिए प्रश्न संख्या
3 के बाद देखते हैं चौथा और पांचवा पॉइंट। चलिए, चौथा कह रहा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधि से जोड़ना। चौथा है मार्गदर्शक सिद्धांत में कि परीक्षा को क्या करना है, लचीला बनाना है और गतिविधि को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। पांचवा है एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास करना जिससे प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। कहने का मतलब हम एक विकास, एक ऐसा पढ़ाई का व्यवस्था करें जिससे क्या हो कि बच्चों के अंदर एक लोकतांत्रिक विचारों का समावेश हो, साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास के लिए उनमें राष्ट्रीय चिंता समाहित हो, तो राष्ट्र के विकास के लिए भी सोचे। चलिए अब 32 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। 34 को देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो एक उत्प्रेरक के रूप में। ऐसा नहीं है कि सारा चीज आए क्लास में बता दिए, एक उत्प्रेरक के रूप में हो, एक सहयोगक, एक मार्गदर्शक, एक सुगमकर्ता के रूप में हो, कि बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करे, सहयोग करे कि बच्चे आसानी से स्वयं करने पर बल दे। कहते भी हैं एनसीएफ 2005 का कॉन्सेप्ट है कि करके सीखने पर बल देना है। चलिए 34 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 35। चलिए 35 क्या कहता है, 35 कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है, तो उसके दैनिक गतिविधियां, मतलब उसके दैनिक गतिविधियों का आकलन करना है और उसके अनुसार आपको आगे निर्णय लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किया जाने पर बल देना चाहिए, किस पर, तो प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कला को क्या करना चाहिए, स्कूली शिक्षा के स्तर पर शामिल करना चाहिए। चलिए 36 के बाद देखते हैं 37। 37 क्या कहता है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्याय की बात करनी चाहिए, निरर्थक है, सृजनशीलता। क्लियर है, जब कक्षा में बहुत ज्यादा भीड़ हो तो वहां पे क्रिएटिव माइंड नहीं होगा, शोरगुल होगा। क्रिएटिव माइंड के लिए क्या होता, वातावरण का शांत होना जरूरी है, वर्ग कक्ष में शांत रहना जरूरी है, ताकि जब आप सोचेंगे तभी तो कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए 38 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। कैसे, तो शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के होगी तो हमारा एनसीएफ 2005 का कॉन्सेप्ट फलेगा फूलेगा। चलिए 39 को देखिए, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं स्वचालित करने की योग्यता का विकास करना। गणित के द्वारा हम बोले भी थे कि अमूर्त चिंतन, सोचने की शक्ति, तार्किक करने की शक्ति और साथ ही साथ एक स्वयं को संचालित करने की योग्यता, चिंतन को संचालित करने की योग्यता का विकास करना है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए, तो प्रेक्षण के आधार। प्रेक्षण का मतलब क्या, कि बच्चों का प्रेक्षण करेंगे कि बच्चे क्या चीज जान रहे हैं, क्या चीज नहीं जान रहे हैं। ये परीक्षा नहीं है, प्रेक्षण है, मतलब अवलोकन के तहत देखेंगे। चलिए 41 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था, तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछता भी है, याद रखेंगे 1986। नाटक विधि में रुचि लेते हैं किस स्तर के बच्चे, तो प्राथमिक स्तर के बच्चे। प्राथमिक स्तर के बच्चे नाटक के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं, बच्चों के साथ घुल मिल कर सीखते हैं। चलिए 42 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 43। 50 प्रश्नों को देखेंगे। 43 कह रहा है यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि श्रेष्ठ होगी, तो कौन विधि होगी, कहानी विधि। कहानी की विधि जरा बच्चे जुड़ेंगे आपसे तो अच्छे से सीखेंगे। तो जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, प्रधान शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं या सीटेट के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो वे आप दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। 80 51 36 39 67, वो आपके स्क्रीन पे भी नंबर दिखाई दे रहा होगा। चलिए 44 देख, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, क्या होता है, पाठ को समझने में सहायक होगा। जब आप चित्र को दिखाएंगे तो बच्चे पाठ को बेहतर ढंग से समझेंगे। चलिए 44 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 45। 45 कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, किस ओर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो पाठचर्या का मतलब हुआ कि वो सारे गतिविधि जो आप विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान आप वर्ग कक्ष में शामिल करते हैं, वो सारे पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं, मतलब पाठ्यक्रम के प्रतिदिन के अनुभव को। 46 को देखिए, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या माना जाता है, तो क्या किस चीज से बचा जाए, तो सूचना को ज्ञान से बचा जाए। कहने का मतलब क्या हो कि ज्ञान सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो, ज्ञान का तात्पर्य है कि आप उसको सीखे, अपने व्यवहार में लाए और उससे आप अपने भविष्य में समाजीकरण के दौरान समस्या को समाधान करने में प्रयोग कर सके। चलिए 46 के बाद देखते हैं 46।
चलिए 46 के बाद लगता है नंबरिंग गड़बड़ी हो गया, 46 के बाद 49 है। चलिए कोई बात नहीं है, 46 के बाद प्रश्न को देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। 50 को देखिए, विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम कौन है? तो एनसीएफ 2005 है। क्लियर है? तो जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा का क्लास करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिए और आप अपनी परीक्षा को मजबूत कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को लाइक शेयर करना जरूर करें।